साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है और यह चार्ट है भारतीय केंद्रीय शासन का। तो भारतीय केंद्रीय शासन में कौन कौन से अंग हैं और इन अंगों के क्या प्रमुख कार्य हैं, यह हम आज यहाँ जानने वाले हैं। साथियों, इस शासन व्यवस्था या भारतीय केंद्रीय शासन व्यवस्था, जिसे हम भारतीय संसदीय व्यवस्था भी कहते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, यह जो चार्ट हमने यहाँ बनाया है, यह कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से समझने के लिए बनाया गया है। बच्चे केंद्रीय शासन व्यवस्था को बहुत आसानी से इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। इतना ही मैटर समझने के लिए बच्चों को बहुत पुस्तक में बहुत सारे लेसन्स पढ़ने पड़ते हैं, तब उन्हें इसके बारे में जानकारी होती है। तो हमारा यह प्रयास है कि बच्चे इस चार्ट के माध्यम से बच्चे केंद्रीय शासन व्यवस्था को, हमारी केंद्रीय संसद को समझ सके, ताकि वे परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संसद क्या है, विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका के कितने अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, लोकसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, स्थायी सदन कौन सा है, अस्थायी सदन कौन सा है, उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कानून व्यवस्था कौन संभालता है, कानून निर्माण कौन करता है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री कहाँ से चुने जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि CTET परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं। इसी प्रकार राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। साथियों, अभी बहुत सारे बच्चों को लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में अंतर नहीं मालूम। उन्हें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों में अंतर नहीं मालूम। आजकल बच्चे पुस्तकों का अध्ययन कम करते हैं और शॉर्टकट्स के तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। इसी कारण उन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता और वे परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आते रहें। साथियों, भारतीय गणतंत्र को चलाने के लिए हमारे केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय केंद्रीय शासन व्यवस्था में भारतीय संसद है, जिसमें 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो भारतीय संसद में कौन कौन से अंग होते हैं, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भारतीय संसद में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। इसके साथ ही भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी अनिवार्य रूप से होते हैं। तो भारतीय संसद के 3 सदस्य कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा का चयन कैसे होता है, राज्यसभा का चयन कैसे होता है और राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का चयन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा लोकसभा का चयन किया जाता है। जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिन्हें हम सांसद या MP भी कहते हैं। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा में अभी आपने जाना कि इसे जनता चुनती है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है और ये जो 2 सदस्य हैं, ये
इसकी व्यवस्था अभी वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जो अब नहीं होते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543। अब राज्यसभा सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। तो राज्यसभा के 238 सदस्यों का चयन भारतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा 238 सदस्यों का चयन किया जाता है, और 12 सदस्य जो होते हैं, इन 12 सदस्यों का चयन इन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की कलाओं में या विषयों में विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से 250 अधिकतम संख्या रहती है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 और 12 है। इस प्रकार से यह संख्या 245 है। साथियों, लोकसभा को प्रथम सदन व निम्न सदन भी कहा जाता है। तो प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा, चूंकि लोकसभा को सीधे जनता चुनती है, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम सदन किसे कहा जाता है। चूंकि लोकसभा को जनता चुनती है, इसलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा को विभिन्न विधानसभाओं के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वे इनके सदस्यों को चुनाव करते हैं, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन चूंकि यह जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, इसलिए इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि द्वितीय सदन किसे कहते हैं या उच्च सदन किसे कहते हैं। इसी प्रकार लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन किसी इमरजेंसी या लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, यदि वे बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते, तो यह सदन अस्थायी रूप से भंग भी कर दिया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य है या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वे हर 2 वर्ष में 1/3 रूप से रिटायर होते रहते हैं, इसलिए इस सदन को स्थायी सदन कहते हैं। और इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का रहता है। तो अभी आपने जाना कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। उसी प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। साथियों, इसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। अब यह व्यवस्थापिका, इसका कार्य क्या है? तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। तो सभी सांसद मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं, और यह कानून जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब यह कानून बन जाता है। अब लोकसभा में जो दल सबसे ज्यादा बहुमत लेकर विजयी होता है, वह कार्यपालिका का निर्माण करता है। और कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं, वे होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री को हम पीएम या प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। यही वह व्यक्ति है जो पहले एमपी होता है और बाद में एमपी के साथ साथ पीएम भी बन जाता है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिक प्रमुख भी कहा जाता है, और यहां पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जी को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार यह पूछा जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के साथ भारत का शासन चलाते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर भारत का शासन चलाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो मंत्रिपरिषद में कुल 4 प्रकार के मंत्री होते हैं।
पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरा राज्य मंत्री और चौथा उपमंत्री। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनमें से उच्च दर्जा प्राप्त मंत्री कौन से होते हैं और निम्न दर्जा प्राप्त मंत्री कौन से होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वे वरिष्ठतम मंत्री होते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो मंत्री परिषद के जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वे होते हैं कैबिनेट मंत्री। इन मंत्रियों के पास भारत शासन के बहुत बड़े बड़े विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, रेल विभाग। इस प्रकार से इन मंत्रियों का जो वितरण किया जाता है विभागों का, वे कैबिनेट मंत्री के पास रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह दोनों होते हैं राज्य मंत्री, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं वे राज्य मंत्रियों से उच्च दर्जा प्राप्त होते हैं। अब लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि दोनों ही तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को उच्च दर्जा प्राप्त क्यों होता है? तो कारण यह है कि जो राज्य मंत्री होते हैं वे कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रह करके उनकी सहायता करते हैं, उनके कार्यों में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें निम्न दर्जा प्राप्त होता है। जबकि दूसरे नंबर के जो राज्य मंत्री होते हैं वे विभिन्न विभागों में स्वतंत्र रूप से विभागों के मंत्री होते हैं। हालांकि वे विभाग छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसलिए वे किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करते, इसलिए उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त होता है। एक और होता है उपमंत्री। उपमंत्री वहां काम करते हैं जहां पर विभाग बड़े होते हैं और वे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधीन काम करते हैं, इसलिए इन्हें उपमंत्री का दर्जा दिया जाता है। चूंकि वर्तमान व्यवस्था में उपमंत्री की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आते रहें। साथियों, अब यहाँ देखते हैं, अभी आपने देखा कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनकी सहायता के लिए हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का भी सृजन किया गया है। अब ये उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य करते हैं और इसी के साथ वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राज्यों के राज्यपाल लिखे हैं। तो राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति जी के निर्देशन में राज्य में वही कार्य करते हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। इसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल के निर्देशन में राज्य शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जिन्हें हम प्रांतीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका भी हमारे केंद्रीय शासन का एक अंग है, जिसमें 3 प्रमुख न्यायालय होते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है और यह हमारे संविधान का संरक्षक भी होता है। इसके बाद उसके निर्देशन में राज्यों में अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशन में भारत के सभी जिलों में जिला एवं सेशन कोर्ट होते हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।